नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करेंगे जब अफगान सत्ता ने वापसी की थी, मतलब द्वितीय अफगान काल। और खास तौर पर इसके सबसे बड़े नाम शेरशाह सूरी पर। जो स्रोत हमें मिलते हैं वो बताते हैं कि कैसे एक मामूली जागीरदार का बेटा वो हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ 5 साल की कहानी है, लेकिन असर बहुत गहरा रहा। हाँ, तो आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि शेरशाह की असल पहचान क्या थी। क्या वो सिर्फ एक योद्धा था या फिर एक दूरदर्शी शासक भी? उसके 5 साल के राज ने क्या छोड़ा पीछे? चलिए शुरू करते हैं। हम्म। तो सबसे पहले उसका शुरुआती जीवन। असली नाम फरीद खां है ना। 1472 के आसपास जन्म। पिता हसन खां, सासाराम के जागीरदार। हाँ, बिहार में। और वो शेर खां वाली उपाधि का किस्सा तो काफी दिलचस्प है। हाँ हाँ, बताइए ना। कहते हैं कि बिहार के सूबेदार थे बहार खान लोहानी। उनके साथ शिकार पर गया था फरीद, और अकेले ही एक शेर को मार गिराया। तो सूबेदार ने खुश होकर उसे शेर खां की उपाधि दे दी। अच्छा, तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसकी हिम्मत और शायद उसकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया। लेकिन असली राजनीतिक खेल तो तब शुरू हुआ जब उसने मुगलों को चुनौती दी, हुमायूं को। सही कहा। 1540 का वो युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं उसे। हाँ, हुमायूं को हराया और शेर खां अब शेरशाह सूरी के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा। आगरा राजधानी बनी, और इसी के साथ शुरू हुआ सूरवंश, या कहें द्वितीय अफगान साम्राज्य। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी। इसने पूरे उत्तर भारत में सत्ता का जो समीकरण था उसे एकदम बदल दिया। इसने दिखाया कि मुगल अभी उतने मजबूत नहीं हुए थे और अफगान दावेदारी अभी जिंदा थी। अच्छा, फिर गद्दी पर बैठने के बाद उसने कई लड़ाइयां लड़ी। हाँ, साम्राज्य विस्तार तो किया। मालवा जीता 1542 में, फिर रायसीन 1543 में, मारवाड़ 1544 में। लगातार अभियान चलते रहे। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चला। 1545 में कालिंजर अभियान के वक्त, हाँ वहीं कालिंजर किले के घेराव के दौरान एक तोप का गोला फट गया और उसकी मौत हो गई अचानक। सिर्फ 5 साल का शासन, लेकिन कहते हैं उसके प्रशासनिक सुधार कमाल के थे। यकीनन। उसकी मौत भले ही अचानक हुई, लेकिन उन 5 सालों में उसने प्रशासन का जो ढांचा बनाया वो बहुत प्रभावशाली था। क्या खास था उसमें? देखिए, केंद्र में तो वही जाने पहचाने विभाग थे, जैसे दीवाने विजारत वित्त के लिए, दीवाने अर्ज सेना के लिए, दीवाने रसालत विदेश मामलों के लिए, दीवाने इंशा पत्राचार के लिए। अच्छा। लेकिन उसकी असली पकड़ दिखी प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन में। उसने साम्राज्य को इक्ता यानी प्रांतों में बांटा। फिर इक्ता को सरकार यानी जिलों में, और सरकार को परगना यानी तहसील जैसी इकाई में। सबसे नीचे गांव था। और हर स्तर पर अधिकारी? बिल्कुल, हर स्तर पर। जैसे सरकार में शिकदारे शिकदारान कानून व्यवस्था के लिए, और मुंसिफे मुंसिफान न्याय और राजस्व के लिए। परगना में शिकदार और मुंसिफ, गांव में मुकद्दम यानी मुखिया। मतलब एक पूरी चेन थी। ये तो काफी व्यवस्थित लगता है। और जमीन के लगान के बारे में क्या? रेयतवाड़ी व्यवस्था का जिक्र आता है। हाँ, ये उसका एक बहुत बड़ा सुधार था। पहले जमीन की पैमाइश करवाई गजे सिकंदरी नाम के पैमाने से। अच्छा, पैमाइश। हाँ, और फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। इसका मतलब था कि सरकार का सीधा ताल्लुक किसान यानी रैयत से था, बीच में कोई जमींदार या बिचौलिया नहीं। तो लगान सीधे किसान देता था? हाँ, सीधे सरकार को। उपज का लगभग 1/3 हिस्सा तय किया गया था। इससे किसानों को भी शायद कुछ राहत मिली होगी, और सरकार की आमदनी भी पक्की हुई। और मुद्रा, इतने सारे सुधार, लड़ाइयाँ, पैसे का इंतजाम कैसे होता था? रुपया का जिक्र है ना? बिल्कुल, ये उसका एक और मील का पत्थर माना जाता है। उसने चांदी का एक स्टैंडर्ड सिक्का चलाया, रुपया, लगभग 178 ग्रेन वजन का, और तांबे का दाम। अच्छा। और इनका आपस में एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी था। एक चांदी का रुपया बराबर 64 तांबे के दाम। इस मानकीकरण से, मतलब स्टैंडर्ड वजन और शुद्धता से, व्यापार में बहुत आसानी हुई। ये रुपया तो आज तक चला आ रहा है किसी न किसी रूप में। हाँ, कह सकते हैं कि ये आधुनिक भारतीय रुपए की नींव थी। और सेना में भी उसने कुछ सुधार किए थे, दाग और हुलिया। हाँ, ये पुरानी प्रथाएं थीं जिन्हें उसने फिर से सख्ती से लागू किया। दाग मतलब घोड़ों को शाही निशान से दागना, ताकि घोड़ों की हेराफेरी ना हो। अच्छा। और हुलिया मतलब हर सैनिक का पूरा ब्यौरा लिखना, उसका हुलिया दर्ज करना। इससे फर्जी सैनिकों की भर्ती पर रोक लगी।
सेना में अनुशासन और असलियत बनी रही। और वो सड़क आजम, अरे हाँ, वो तो कमाल ही थी। बंगाल के सुनारगां से लेकर पेशावर तक, मतलब आज के पाकिस्तान तक, करीब 1500 कोस लंबी। इसी को बाद में जीटी रोड कहा गया। बिल्कुल, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये व्यापार के लिए, डाक व्यवस्था के लिए, सेना की तेज आवाजाही के लिए एक धमनी की तरह थी। किनारे पर पेड़ लगवाए, सराएं बनवाई। सही में दूर की सोच थी। अच्छा, उसका मकबरा भी काफी मशहूर है, सासाराम वाला। हाँ, बिहार के सासाराम में एक झील के बीचों बीच बना उसका मकबरा। स्थापत्य कला का भी एक बेहतरीन नमूना है वो। लेकिन शेरशाह की मौत के बाद ये सूर साम्राज्य ज्यादा टिक नहीं पाया, है ना? नहीं, दुर्भाग्य से नहीं। उसका बेटा इस्लाम शाह कुछ समय तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद जो उत्तराधिकारी आए वो कमजोर थे, आपस में ही लड़ने लगे। और फिर हुमायूं, जिसे शेरशाह ने हराया था, उसे मौका मिल गया। उसने ईरान से मदद ली, वापस आया और 1555 में सरहिंद की लड़ाई में सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया। और मुगल सत्ता फिर से कायम हो गई। हाँ, दिल्ली पर फिर से मुगलों का कब्जा हो गया। द्वितीय अफगान काल खत्म हुआ।